नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे। पॉलिटी के सेक्शन में हम लोग मौलिक अधिकारों तक पढ़ चुके थे और उसके 50 एमसीक्यूज भी लगा चुके थे दोस्तों, क्योंकि मौलिक अधिकारों में टोटल 100 एमसीक्यूज हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग जो है अगले 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सारे एग्जाम में संभावित हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, और आपका कॉन्सेप्ट भी इससे क्लियर होगा दोस्तों। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सा अधिकार समाहित है दोस्तों? स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग देखते हैं ना दोस्तों, अनुच्छेद 19 से 22 तक है, लेकिन यहाँ पर कौन सी स्वतंत्रता? अनुच्छेद 19(1) वाला कह रहा है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सा अधिकार है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ए में आता है। ठीक है, ए से अभिव्यक्ति हो गया है कि नहीं। शांतिपूर्वक सम्मेलन का, क्या मतलब बिना शस्त्र के सम्मेलन का अधिकार, ये भी है। देश में कहीं भी घूमने फिरने, डी है। कोई भी काम धंधा पेशा चुनने का अधिकार, जीविका, जी है, ये भी है। तो चारों हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, भारत के संविधान में वर्णित मूल अधिकार केवल कब निलंबित किए जा सकते हैं? केवल कब निलंबित किए जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय की न्यायिक निर्णय द्वारा? नहीं। संसद द्वारा पारित अधिनियम? संसद तो मूल अधिकार निलंबित ही नहीं कर सकती। भारत के संविधान में संशोधन? नहीं। राष्ट्रीय आपात के समय दोस्तों कर सकती है कि नहीं? ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसके संबंध में दोस्तों अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 दोस्तों एक स्पेशल क्लास लेके बताए थे कि पेट में आ सकता है क्वेश्चन, और दोस्तों पेट में अनुच्छेद 359 के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों। कौन सा कथन सही है? न्यायालय ने संपत्ति के अधिकार को संविधान का आधारभूत ढांचा माना। संविधान का अगर आधारभूत ढांचा होता तो संपत्ति के अधिकार को हटाया जाता? नहीं हटाया जाता, तो गलत हो जाएगा। 44वें संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर अनुच्छेद 300A में सामान्य कानूनी विधिक अधिकार बना दिया दोस्तों। ये स्टेटमेंट सही है, तो केवल 2 इसका तो जब 50 बार बता चुके हैं कि नहीं, तो ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से सुनेंगे, सब कुछ याद हो जाएगा। जब तक जीएस खत्म होगी आपको पूरा का पूरा जीएस आपके टिप्स और आपके लिप्स पर होगी दोस्तों। ठीक है, अब अगला देखते हैं। समानता के अधिकार के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में यह है। रोजगार के अवसर में समानता और छुआछूत एवं उपाधियों का अंत 16, 17, 18 में है। ये सभी व्यक्तियों को समान रूप से वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1)A में है दोस्तों। तो यही नहीं है, क्योंकि समानता का पूछा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे कौन सा रिट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? मतलब कोई व्यक्ति यदि अवैध तरीके से किसी सरकारी पद पर बैठा है तो न्यायालय उससे प्रश्न पूछती है, अधिकार परीक्षा रिट जारी करती है कि नहीं दोस्तों? ये हो जाएगा। मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है दोस्तों। ठीक, कौन सा है? भारतीय संविधान द्वारा 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है और कुछ केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो कुछ केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30 जैसे आए दोस्तों, ये सब तुरंत याद कर लीजिए, तुरंत नोट कर लीजिए, याद हो जाएगा। 4-5 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्मस्थान के आधार पर सकारात्मक विभेदीकरण है। और एक चीज बताए थे, सकारात्मक विभेदीकरण भी है और नकारात्मक विभेदीकरण भी है। तो दोस्तों ठीक है, अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदान किया गया विधि के समान संरक्षण युक्ति आधार का मार्ग प्रशस्त करता है। अब अगला है अनुच्छेद 22 भूत लक्षी प्रभाव वाली विधि स्वयं पर दोषारोपण, दोहरे जोखिम और निवारक निरोध के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों जो अनुच्छेद 22 है, हम 2 चीज बताए थे 22 में अनुच्छेद दोस्तों। अनुच्छेद 22 में 2 बार बा है, तो एक मनमानी गिरफ्तारी और निवारक निरोध है दोस्तों, है कि नहीं? यहां बीच में और है, तो 1-2 इसको संदर्भित कर रहा है और 1-2 इसको संदर्भित करता है, या 1-2 इस मन को मान लीजिए या 1-2 इस मन को मान के याद कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान दे लीजिएगा। तो अनुच्छेद 22 में मनमानी गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संरक्षण है। तो निवारक निरोध और के विरुद्ध सुरक्षा तो प्रदान करता है अनुच्छेद 22, लेकिन भूत लक्षी प्रभाव वाली विधि ये अनुच्छेद 20 में है। स्वयं पर दोषारोपण और दोहरे जोखिम ये सब अनुच्छेद 20 में है। मतलब भूत लक्षी विधान में क्या था कि कोई भी कानून बनेगा फौजदारी मामलों में वो पहले के कानून पहले से भूतपूर्व भूतकाल से लागू नहीं किया जाएगा। और दूसरे में क्या था? दोहरे दंड से मनाही, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, वो भी न्यायिक दंड। ठीक है, और तीसरे में क्या है? किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा दोस्तों। ये 3 चीज है, इसमें ध्यान दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पिछली क्लास में बताए थे कि
कथन कारण से, जब कथन से कारण की तरफ जाएंगे तो क्योंकि लगाएंगे, और जब कारण से कथन की तरफ जाएंगे तो इसलिए लगाएंगे दोस्तों। ठीक, ये देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, परिभाषित नहीं करता दोस्तों। ठीक, क्योंकि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है दोस्तों। इसमें संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्राप्त करता, इसलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। ऐसी बात नहीं है, मतलब स्टेटमेंट दोनों सही है। संविधान में केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक है, लेकिन ये दूसरा स्टेटमेंट पहले की व्याख्या नहीं करता दोस्तों। इसलिए कथन एक कथन दोनों सही है, परंतु व्याख्या नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण के प्रावधान से वंचित नहीं करने का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 14 दोस्तों। ठीक, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं हम लोग। अनुच्छेद 12 36, 12 और 36 में क्या पढ़े थे? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा में 4 चीजें थी, संसद और केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण और अन्य प्राधिकरण। तो ये अन्य प्राधिकरण के संबंध में है। तो भारतीय खाद्य निगम अन्य प्राधिकरण है, सभी राष्ट्रीयकृत बैंक ये भी अन्य प्राधिकरण में है, और अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ये भी अन्य प्राधिकरण में दोस्तों आ जाते हैं। तो इसका ऑप्शन 1, 2, 3 सही हो जाएगा। ठीक, भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन, निलंबन नहीं, संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय नहीं, राष्ट्रपति नहीं, और विधानमंडल भी नहीं कर सकता है कि नहीं, संसद कर सकती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में ही दिया है कि नहीं? भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध सभी व्यक्तियों की धार्मिक आजादी से ही नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों की भी धार्मिक आजादी से। सही बात है, कोई भी व्यक्ति भारत में धार्मिक आजादी का लाभ उठा सकता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल है, नकल दोस्तों नहीं है। धार्मिक मामलों में कर संबंधी छूट का प्रावधान अनुच्छेद 27 में दिया गया है दोस्तों, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा गलत पूछा है? तो सी ऑप्शन गलत है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल नहीं है दोस्तों। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में संसद उसमें हस्तक्षेप कर सकती है कि नहीं? संसद कानून बना सकती है, राज्य हस्तक्षेप कर सकती है, सदाचार, लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य दुष्प्रभावित होने पर, है कि नहीं? ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन भारत में सकारात्मक हस्तक्षेप है, और लेकिन विदेशों में, जो पश्चिम देशों में क्या है, चर्च और राज्य को पूर्णतः अलग करने की बात की गई। तो भारत में वहां से तो लिया गया है, ग्रहण किया गया है। हमारा संविधान क्या, हम लोग शुरुआती क्लास में ही पढ़े थे, भारत का संविधान ग्रहित संविधान है, ना कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। हमने बाहर की चीजों से ली, लेकिन अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों के अनुसार उसमें संशोधन करके अपनाया, उसमें हम लोगों ने उसमें बदलाव करके अपनाया। हम लोग दूसरे की चीज, ऐसा नहीं कि दूसरे की चीज मना कर देते हैं, एकदम गलत है। दूसरे की कोई अच्छी चीज है तो उसको अपनाते हैं, लेकिन उसको अपने कंडीशन पर अपनाते हैं, अपने अनुसार उसको अपनाते हैं, अपनी स्थिति के अनुसार उसको संशोधन करके अपनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान दीजिएगा। कौन सा कथन गलत है? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे। सही बात है, अभी बताए थे, पिछली क्लास में प्रारूप समिति के बारे में बता चुके हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था, जाहिर सी बात, सही बात है। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 पंचायती राज की संस्कृति की, सही बात है, ये भी है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत के राष्ट्रपति हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं दोस्तों। तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसके राष्ट्रपति नहीं, सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। और कल ही की क्लास में बताए थे, पिछली क्लास में बताए थे, जो प्रारूप समिति के सदस्य हैं उनको बहुत आसान तरीके से याद करना है। ए, ट्रिपल ए, ट्रिपल एम और के। ए से अंबेडकर, ए से अयंगर, ए से अय्यर, अंबेडकर, अयंगर, अय्यर। एम से मोहम्मद, एम से मुंशी, एम से माधव, या मोहम्मद मुंशी माधव, या मोहम्मद माधव मुंशी कहिए। और के से कृष्णाचारी और के से खेतान, मतलब के से खेतान, के से कृष्णाचारी, मतलब खेतान जी की खेत में मिल जाते हैं, मतलब मृत्यु हो जाती है, तो उनकी जगह के से ही आते हैं कृष्णाचारी दोस्तों। ये होगा ए और एम के। ठीक है, पूरा 3-4 साल रट जाते हैं लोग, नहीं याद होता है। कितना आसान तरीके से, जैसे हमने याद किया है वैसे ही आपको चीजें बताते हैं दोस्तों। और रिवीजन मस्ट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है, वन लाइनर मस्ट है, करना ही करना है। हमारे एसएससी और हमारे रेलवे की जॉब पाने में महत्वपूर्ण भूमिका इसी की। पीसीएस का हमने इंटरव्यू भी दिया, उसमें ये सारी चीजें बहुत काम आई दोस्तों। इसीलिए आप लोगों को बताते हैं कि ये सारी चीजें किया करिए, रिवीजन मस्ट है बिल्कुल। अनुच्छेद 13 में परिभाषित विधि के अंतर्गत क्या क्या शामिल है?
तो ये ध्यान से देखना है दोस्तों। तो कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे, उसको आपको नोट भी करना है अपनी नोटबुक में और ध्यान से देखना भी। अनुच्छेद 13 में कौन कौन सी विधियां आती हैं? तो दोस्तों संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई स्थायी विधि। दोस्तों जो भी विधियां भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे संसद जो कानून बनाती है वो स्थायी विधि हो जाती है कि नहीं? और राज्यपाल या राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, तो जब अध्यादेश जारी करेंगे तो अस्थायी विधि होगी, क्योंकि 6 महीने 6 सप्ताह तक अध्यादेश लागू हो सकता है कि नहीं, अधिकतम, इसीलिए वो अस्थायी विधि है। संसद के द्वारा जो बनाया गया कानून होता है वो परमानेंट होता है। सा से संसद हो गया दोस्तों और सा से स्थायी हो गया दोस्तों। आ से अध्यादेश हो गया और आ से अस्थायी विधि हो गया दोस्तों, है कि नहीं? कितना आसान है याद करना। अब अगला देखते हैं, प्रत्यायोजित विधान कार्यपालिकाई विधान में की प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना आती है दोस्तों। एक क्लास लेंगे दोस्तों जिसमें हम लोग विधि, नियम, विनियम, कानून, इन सब में क्या अंतर है ये सारी चीजें डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों इसमें जो कार्यपालिकाई द्वारा बनाया गया कानून है, प्रत्यायोजित विधान उसको कहते हैं। प्रत्यायोजित विधान मतलब जो कार्यपालिका के द्वारा बनाया जाता कानून। मान लीजिए संसद कोई कानून बनाती है, संसद कोई विधि बनाती है, उसको लागू करने के लिए जो छोटे छोटे आदेश जारी करते हैं, डीएम जैसे आदेश जारी कर देते हैं, ये सब जो है कानून बना देते हैं या आदेश जारी करते हैं, तो ये सब किस में आ जाती है? ये सब आदेश, उपविधि, नियम, विनियम में आ जाती है दोस्तों, ये ध्यान देना है। विधि की गैर विधायी स्रोत जैसे परंपरा और प्रथा भी दोस्तों विधि के अंतर्गत आती है, कानून के अंतर्गत आती है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसके चारों के चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, है कि नहीं? ये ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे नहीं कोई नकारात्मक कोई गलत विधि परंपरा चली आ रही उसको कह दो सती प्रथा लाओ, वो नहीं, जो सामाजिक सौहार्द के लिए अनुकूल होगी वही विधि। ठीक है दोस्तों। लिखित में से किस व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? किसे व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक? व्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया जाएगा तो न्यायालय कहती है बंदी को प्रत्यक्ष करो, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक। उच्चतम न्यायालय के किस वाद में पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया? दोस्तों हम लोग पढ़े थे 1992 में इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ केस आया था, तो उसमें मतलब आरक्षण की बात की गई थी, आरक्षण को वैध भी बताया गया था और उसमें इंदिरा साहनी वाद में कहा गया था कि पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया था। और उसमें एक बात और बताई गई थी कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी, और उसमें यह भी बात कहा गया था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, है कि नहीं? ये सारी चीजें बताई गई थी। तो ये सारी चीजें आप लोग पिछली क्लास में जाके पढ़ सकते हैं दोस्तों। कौन सा कथन गलत है? संसद सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों से अलग विषयों पर रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। सही बात है, संसद तो दे ही सकती है। अभी हम लोगों ने दोस्तों, हमने पिछली क्लास में एक क्लास ली थी जिसमें रिटों की तुलना की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिक रिट है कि उच्च न्यायालय के पास। तो उसमें बताया गया था कि उच्च न्यायालय के पास सर्वोच्च न्यायालय से अधिक रिट जारी करने की शक्ति है दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कहे, संसद सर्वोच्च न्यायालय को अन्य मामलों में रिट जारी करने की शक्ति दे सकती कानून बनाकर। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, लेकिन गलत स्टेटमेंट पूछा है। संसद मूल अधिकारों को लागू करने वाली रिट जारी करने की शक्ति का विस्तार अन्य न्यायालयों तक कर सकती है। संसद कानून बनाकर दे सकती है। प्रत्येक नागरिक को विधि के समक्ष समानता होगी, ये भी सही है। अनुच्छेद 14 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, गलत बात। 15, 16, 19, 29, 30 ही केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। शेष सभी अनुच्छेद भारतीय नागरिक और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, और गलत पूछा है तो डी विकल्प ले लेंगे हम लोग। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के संबंध में कौन सा संबंध सही नहीं है? 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रावधान है अनुच्छेद 21A 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन गलत स्टेटमेंट पूछा, तो ये आंसर नहीं होगा। और दोस्तों हम लोग पहले पढ़ चुके हैं निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में, बताए हैं कि सबसे पहले इसको 1944 में सार्जेंट कमीशन के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध है, मूल अधिकार में, ये भी अनुच्छेद 23 में है। व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, ये भी 25 में है। व्यक्ति के द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों का सृजन, ये नहीं मौलिक अधिकार है दोस्तों। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि गलत स्टेटमेंट पूछा ही है। तो संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भाग 12 में जोड़ा गया वित्त संपत्तिवाद और संविदाओं के तहत अनुच्छेद 300 का के तहत एक विधिक और सांविधिक अधिकार के रूप में इसको जोड़ा गया दोस्तों। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 20 अर्थात अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पूरा पढ़ेंगे, ये नहीं कि अनुच्छेद 20 देखा तुरंत स्टेटमेंट पढ़ने लगे। बाद में सत्य और असत्य भी दे सकता है, पता चला सत्य को आपने असत्य पढ़ लिया, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकती। ये स्टेटमेंट सही है, हम लोग पढ़े थे भूतलक्षी विधायन की मनाही है कि नहीं? ये है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं दी जा सकती, ये भी स्टेटमेंट सही है। एक बार अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये भी दोस्तों सही है। ये अनुच्छेद 20 का एक है, ये 20 का दूसरा पॉइंट है, ये 20 का तीसरा पॉइंट है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा इसका निलंबन किया जा सकता है, ये गलत है। हम लोग पढ़े हैं आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन किया ही नहीं जा सकता, और यही चीज अनुच्छेद 359 के तहत दी गई है, और यही चीज हमने पेट के पहले बताया था, और यही क्वेश्चन पेट में पूछ लिया दोस्तों। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, हमने एक्स्ट्रा क्लास लेके बताया था ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो हमको पता है कि कौन से क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी आत्मा और हृदय कहा क्योंकि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार प्रदान करता है। सही बात है, स्पष्टीकरण भी है और कथन कारण भी दोनों सही हैं दोस्तों। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? जैसे शोषण आए तुरंत कान खड़े, अनुच्छेद 23, 24 से 17 न मार के चले आइएगा। ठीक, मनुष्यों के अवैध व्यापार का निषेध, दुर्व्यापार, देवदासी प्रथा को निषेध किया गया तो 23 में है, ये तो सही है। बेगार या जबरन कार्य करवाने का निषेध, ये भी सही है, ये भी अनुच्छेद 23 में है। बधुआ व बाल मजदूरी पर रोक, ये भी सही है। शिक्षा का अधिकार नहीं है दोस्तों, तो अनुच्छेद 1, 2, 3 इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 ए में दिया गया। ठीक, यदि किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से फोन टैप किया जा रहा हो और घर की तलाशी ली जा रही हो तो उसके किस अधिकार का उल्लंघन होता है? तो उसके निजता का उल्लंघन होता है दोस्तों। ठीक है, निजता का अधिकार पुट्टा स्वामी केस में निजता का अधिकार मौलिक अधिकारों के तहत शामिल किया गया दोस्तों। कौन सा कथन गलत है? अनुच्छेद 15 राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान करने की छूट देता है। अनुच्छेद 15 देता है कि जो SC, ST या पिछड़े या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद जैसे 15(3) में कहा गया है राज्य महिलाओं और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, और 15(4) में SC, ST सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्ग या पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, और अनुच्छेद 15(5) में कर भी देती है कि उनको शिक्षण संस्थाओं में, निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात कर देती है कि नहीं। उसका 15(6) में EWS सेक्शंस के लिए शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण दे देती है। ये अनुच्छेद 15 था दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं, नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ लीजिएगा। ठीक, बहुत डिटेल में समझाया गया है। राज्य किसी नागरिक को सार्वजनिक स्नान घाटों के प्रयोग से नहीं रोक सकता है। अब देखिए, राज्य किसी नागरिक को सार्वजनिक स्नान घाटों के प्रयोग से नहीं रोक सकता, मतलब सार्वजनिक स्नान घाट है, मतलब हम लोग इसमें पढ़े हैं, अनुच्छेद 15 में ही पढ़े हैं कि राज्य सार्वजनिक स्नान घाट या इसमें किसी के साथ कोई विभेद नहीं करेगा, लेकिन रोक नहीं सकता, ये गलत बात है। मान लीजिए महिलाओं का स्नान घाट हो तो क्या हमको आपको जाने की आजादी मिलेगी? नहीं मिलेगी। मतलब लड़कियों का स्नान घाट है तो लड़कों को क्यों जाने दिया जाएगा? तो स्नान घाट के प्रयोग से नहीं रोक सकता तो रोक सकता है, तो ये गलत हो जाएगा, और गलत पूछा है, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अब अगला देखते हैं। प्रत्येक नागरिक को न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग पिछड़ा वर्ग अधिनियम को पारित किया गया था। जाहिर सी बात है, 1992 में इंदिरा साहनी केस आया, उसमें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। 1992 में पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग अधिनियम बना था, फिर 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। फिर दोस्तों 2018 में 102वां संविधान संशोधन के तहत इसको पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दे दी गई दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो अभियुक्त और सजा पाए लोगों का अधिकार 22 में है। ठीक, पहले का दूसरा हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A आ जाएगा। उसके बाद पहला, शांतिपूर्वक एकत्र बिना शस्त्र के सम्मेलन, बा से बिना, बा आ गया, इसके बाद 2, 3 फिर 1 हो गया। फिर कोई भी पेशा चुनने, जीविका आ गई जी, तो 4, 2, 3, 1, 4 इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक, 2, 3, 1, 4 सही हो गया। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह केवल भारतीय नागरिकों को राष्ट्रपति की सहमति के बिना लाभ के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से उपाधि धारण करने से रोकता है। कौन सा कथन सत्य है? यह केवल भारतीय नागरिकों को राष्ट्रपति की सहमति के बिना, तो ये गलत है। भारतीय नागरिक और विदेशियों को, विदेशी कौन? जो भारत में किसी लाभ के पद पर हो, लेकिन या सरकार की सेवा में हो, तो उनके लिए भी रोक सकता है, ये तो ये गलत हो जाएगा।
राज्य द्वारा वंशानुगत पद को छोड़कर किसी भी प्रकार की कोई उपाधि प्रदान करने से रोकता है, ये भी गलत है। वंशानुगत उपाधि नहीं दे सकते, किसी के नाम के महाराजा लगा दो, ये नहीं होगा। अनुच्छेद 18 में वर्णित उपाधि ना होकर सम्मान है तथा यह समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल भी नहीं, ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों, और सत्य पूछा है तो ये सही हो जाएगा। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री भी एक प्रकार की उपाधि नहीं है भैया, सम्मान है कि नहीं। गलत कथन बताना है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बोलना, लिखना, कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है दोस्तों। शिक्षा पाना तथा संगम बनाने का अधिकार मूल अधिकार है, सही बात है। शिक्षा पाना अनुच्छेद 21 से, संगम अनुच्छेद 19 साथ साथ संगम संघ है कि नहीं, ये हो गया। अन्य व्यक्तियों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करना व्यक्तियों के विचारों और व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है, जाहिर सी बात है, हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं तो व्यक्तित्व के विकास में आवश्यक होता है। काम पाने का अधिकार एक प्रकार का मूल अधिकार है, काम पाने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, और डी गलत कथन पूछा है तो डी विकल्प सही होगा। ठीक, अनुच्छेद 22 में दो बार मनमानी कहिए या मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी से संरक्षण, ये इसमें दिया गया। अनुच्छेद 22 के तहत व्यक्तियों की गिरफ्तारी, एक हो गया मनमानी गिरफ्तारी, और निरोध के संरक्षण के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये बताना। अब जैसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार होगा, सही स्टेटमेंट है, गलत पूछा है लेकिन। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपने रुचि के विधि सलाहकार से परामर्श और बचाव करने का अधिकार है, ये भी सही है नहीं। कोई गिरफ्तार करता है तो हम गिरफ्तारी का कारण पूछेंगे, अपने मनपसंद विधि व्यवसायी से परामर्श लेने का अधिकार भी करेंगे, है कि नहीं, अधिकार का उपयोग करेंगे। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 48 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, गलत है, 24 घंटा है दोस्तों। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि गलत स्टेटमेंट पूछा है। न्यायिक आदेश के कारण कारागार में रखे गए व्यक्ति को गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, सही बात है। यदि न्यायिक आदेश, यदि न्यायालय ने किसी को आदेश दिया है यानी वो न्यायिक हिरासत में है तो उसे गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलेगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? परमादेश अपने कानूनी संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करने वाले सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है, सही है। कोई संवैधानिक पदाधिकारी है, सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा तो न्यायालय परमादेश जारी करती है कि नहीं, परमादेश देती है कि आप अपने दायित्वों और कर्तव्यों का उचित निर्वहन करें। प्रतिषेध मतलब रोकना। रिट केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। परमादेश साधारणतया प्रशासनिक प्राधिकारियों को संबोधित करता है और उत्प्रेषण और प्रतिषेध साधारणतया न्यायालयों और अधिकारियों को नियंत्रित करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। परमादेश कार्रवाइयों को खारिज करता है और उत्प्रेषण विधि के अनुसार कार्रवाई करने के लिए बाध्य करता है, गलत स्टेटमेंट है दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत है और गलत पूछा है तो डी ऑप्शन सही होगा। परमादेश कार्रवाइयों को खारिज नहीं करता, कार्रवाइयों को खारिज कौन करता है? उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोस्तों। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? विधि के समक्ष समता तथा विधि के समान संरक्षण क्रमशः नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा है। विधि के समक्ष समता जो कहां से लिया गया है? दिया गया आगे, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक, विधि के समक्ष समता तथा विधि के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है और समता ब्रिटेन से लिया गया, ये भी सही है, तो दोनों सही है। मतलब जो ब्रिटेन से लिया गया वो एक नकारात्मक अवधारणा, नकारात्मक अवधारणा का मतलब उसकी अभिव्यक्ति नकारात्मक है, जैसे विभेद का प्रतिषेध, अस्पृश्यता निवारण, लेकिन ये सब अभिव्यक्ति का माध्यम है, अभिव्यक्ति का तरीके के माध्यम से इसको नकारात्मक और सकारात्मक में बांटा गया दोस्तों। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है? यह अधिकार नागरिकों तथा विदेशियों को प्राप्त है, अनुच्छेद 21, 15, 16, 19, 29, 30 दोस्तों। ठीक, तो यह अधिकार नागरिकों तथा विदेशियों को भी प्राप्त है, सही। 21 इसमें नहीं आ रहा है तो प्राप्त है। इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, सही स्टेटमेंट है, क्योंकि 1978 में मेनका गांधी केस आया था, उसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 21 में मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी है और उसमें विदेश यात्रा का भी अधिकार दिया गया था। ठीक, इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही छीना जा सकता है, अनुच्छेद 21 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के ही अनुसार छीना जा सकता है दोस्तों, ये भी स्टेटमेंट सही है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है और विधि की सम्यक प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया और विधि के समान संरक्षण भी अमेरिका से लिया गया और विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति इसका निलंबन कर सकते हैं, अनुच्छेद 20 और 21 का तो कभी निलंबन हो ही नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और गलत पूछा है तो ऑप्शन डी। ठीक,
मूल अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान का अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को गौरवपूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। स्वास्थ्य का अधिकार इसी का हिस्सा है। सही बात है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध है। मुरली देवड़ा केस में कहा गया है कि नहीं? तो ये स्टेटमेंट सही है। और गलत पूछा है, शोषण से मुक्ति के अधिकार के अनुसार किसी को भी कम मजदूरी या बधुआ मजदूरी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सही बात है, लेकिन बधुआ मजदूरी, बेगार और बलात्श्रम पर मनाही है। कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय जा सकता, परंतु उच्च न्यायालय नहीं जा सकता। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और गलत स्टेटमेंट पूछा है, ऑप्शन सी सही मार्क। संविधान के अनुसार 14 साल की कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक कामों में नहीं रखा जा सकता। यह भी स्टेटमेंट सही है। दोस्तों, इसके संदर्भ में हम लोग पहले पढ़ चुके थे। 1956, 76, 86 और 2016 में संसद के द्वारा कानून पास किए गए थे, है कि नहीं? जो 2016 में कानून पास किया गया था उसमें कहा गया था कि 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी काम में नियोजित नहीं किया जाएगा, लेकिन जो 14 से 18 वर्ष तक के किशोर हैं उनको काम में नियोजित किया जा सकता है, परंतु खतरनाक कामों में नहीं। ठीक, ये ध्यान दीजिए, अंतर ये है। अनुच्छेद 22 के तहत निवारक निरोध कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें किसी व्यक्ति को आशंका के इस आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह गैर कानून कार्य करने वाला है। यही एक है निवारक निरोध, स्टेटमेंट सही है। यही एक निवारक निरोध जिसमें अपराध करने से पहले गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, अपराध रोकने के लिए निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अधिकतम 6 महीने तक बंदी बनाया जा सकता है। गलत है, अधिकतम 3 माह तक, और 3 माह के बाद यदि बंदी बनाना है तो सलाहकार परिषद से परामर्श लेना पड़ेगा उसको। दोस्तों ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। 3 माह से अधिक गिरफ्तारी है तो सलाहकार बोर्ड की अनुमति आवश्यक है। ये तो सही हो गया। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 22 के तहत दिए गए अधिकार निलंबित किया जा सकता है। ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आपातकाल में केवल अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का निलंबन नहीं होगा। तो इसका गलत पूछा है तो बी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, मंडल आयोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मंडल यह प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था जिसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे। यही गलत हो गया। काका कालेलकर वाला 1953 में आया था, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, और उसके बाद आया 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे बीपी मंडल थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। ठीक है, ये था। इसकी सिफारिश को 1990 में लागू किया गया। सही है, इसकी मंडल आयोग की सिफारिश को, मंडल आयोग जो 1979 में आया था, 1990 में इसकी सिफारिश को लागू किया गया। सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया। यह भी सही है। इसकी सिफारिश का परिणाम था कि 1992 में पिछड़े वर्ग से संबंधित एक आयोग बनाया गया। और दोस्तों हम लोग अभी पहले ही पढ़े थे, 1992 में एक आयोग बनाया गया और 2018 में दोस्तों पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया, 102वां संविधान संशोधन। दोस्तों ठीक है, तो गलत पूछा है तो ए स्टेटमेंट इसका सही होगा। ठीक, संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा सम्मिलित नहीं है? जैसे शोषण के विरुद्ध आया तुरंत कान खड़े, 23-24 है कि नहीं? अस्पृश्यता का उन्मूलन, देखो पहला ऑप्शन है, ये गलत हो जाएगा। मानव देह व्यापार का निषेध, बधुआ मजदूरी, बेगार या बलात्श्रम, खान कारखाना खदानों में उचित नियोजन का निषेध, तो ये तीनों इसमें है और यही नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है? लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लोक स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के आधार पर लगाया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सीमित है, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। सीमित है तभी तो युक्त युक्त निर्बंधन है, और दोनों सही है। तभी तो हम लोग देखते हैं तमाम हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं या मुस्लिम धर्म में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए सरकार नए नए कानून बनाती रहती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह अधिकार केवल राज्य की कार्यवाही के विरुद्ध उपलब्ध है। ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों। यह अनुच्छेद केवल है कि नहीं, वैसे तो मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध और नागरिकों के भी विरुद्ध प्राप्त है, जैसे 17 नागरिकों के विरुद्ध, है कि नहीं? यह अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। गलत, 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक, ये गलत हो गया। और कौन सा सही पूछा है? तो केवल एक हो जाएगा इसका दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 22 के तहत निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गलत है। गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। सही बात है। गिरफ्तार
व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित किया जाता है, सही बात है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यात्रा का समय मिलाकर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का प्रावधान, गलत दोस्तों। यात्रा का समय हटा देते हैं और खाने पीने का भी समय यात्रा के दौरान जो होता है वो घटा करके 24 घंटा गिना जाता है, तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। मनपसंद अधिवक्ता से परामर्श करना और अपने बचाव करने का अधिकार, ये भी सही है कि नहीं? तो गलत स्टेटमेंट पूछा है तो सी वाला गलत हो जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन सा कथन गलत है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों को न केवल स्वयं के विचार व्यक्त करने बल्कि दूसरों के विचारों को भी व्यक्त करने की शक्ति देता है, सही स्टेटमेंट है। अनुच्छेद 19 नागरिकों को हड़ताल का अधिकार देता है परंतु प्रदर्शन या विरोध का अधिकार नहीं देता, दोस्तों गलत स्टेटमेंट है। हड़ताल का अधिकार नहीं देता है दोस्तों, ठीक है। यह सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार प्राप्त करने का अवसर देता है, ये भी राइट टू इंफॉर्मेशन दोस्तों, राइट टू इंफॉर्मेशन इसी के अंतर्गत समाहित कर दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। यह किसी अखबार पर सेंसरशिप के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो कौन सा गलत स्टेटमेंट है? बी ऑप्शन गलत है, ठीक। मूल अधिकार के संबंध में कौन सा कथन गलत बताना है? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 19 का निलंबन नहीं किया जा सकता, ये भी पढ़े हम लोग दोस्तों। अनुच्छेद 358 में यह कहा गया है युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर जब आपातकाल लागू होता है अनुच्छेद 19 स्वतः तभी निलंबित हो सकता है, ठीक है। और यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 19 का निलंबन नहीं होता है। और दोस्तों जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 19, 20, 21 का निलंबन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सशस्त्र विद्रोह में अनुच्छेद 19 का निलंबन नहीं हो सकता है और अनुच्छेद 20 और 21 का तो निलंबन कभी हो ही नहीं सकता, ये तो 359 में कहा गया है। तो मतलब अनुच्छेद जब भी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगेगा तो अनुच्छेद 19, 20, 21 का निलंबन हो ही नहीं सकता, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 12 के तहत ये स्टेटमेंट सही। अनुच्छेद 12 के तहत गैर सांविधिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल को भी राज्य के रूप में मान्यता दी जाती है, सही है, पिछली क्लास में देख चुके हैं ये। तो गलत कथन बताना, अभी तक गलत नहीं मिला है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को संपत्ति हासिल करने, अधिकृत करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। अनुच्छेद अगला देखते हैं, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जाहिर सी बात है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को संपत्ति हासिल करने, अधिकृत करने की शक्ति प्रदान करता है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। हमको संपत्ति खरीदने का तो अधिकार है ही, आपको संपत्ति हासिल करने का अधिकार है, ऐसा थोड़ी नहीं कि संपत्ति हासिल करने का अधिकार नहीं, हासिल करने का अधिकार है परंतु मौलिक अधिकार नहीं है कि नहीं, ये ध्यान दीजिए। विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पूरा पढ़ना है ना, तो सही नहीं पढ़ेंगे तो आंसर नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं दोस्तों, पूरा पढ़ना है। यह युक्त निर्बंधन पर आधारित है, कोई भी मौलिक अधिकार है युक्त निर्बंधन पर आधारित है, सही है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता सम्मिलित है दोस्तों। अनुच्छेद 19(1) का जो ए है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसमें प्रेस की स्वतंत्रता शामिल की गई। हम लोग पढ़े हैं 1985 का केस है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस भारत संघ के केस में 1985 में प्रेस की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता के रूप में, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में शामिल किया गया था दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 19 है तो 19 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये भी सही है। स्वतंत्रता के अधिकार में 10 आधारों पर युक्त निर्बंधन है, गलत है, 8 आधार पर है, ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। और 8 आधार 19 अनुच्छेद 19(2) में है, 8 आधारों पर अपवाद है। कौन कौन सा? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, सदाचार, मानहानि, न्यायालय की अवमानना, अपराध उद्दीपन और विदेशी राष्ट्रों से मित्रता। यदि आपके बोलने से कुछ ये सारी 8 चीजें दुष्प्रभावित होती हैं तो उन पर युक्त निर्बंधन है। ये 8 चीज है दोस्तों, 10 नहीं है, ध्यान दीजिएगा। संविधान में कहां पर अवसर की समानता दी गई है? अवसर की समानता दोस्तों कहां दी गई है? मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 38(2) अभी हम लोग नहीं पढ़े लेकिन पढ़ेंगे। आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को कम करने की बात की गई है, तो दी गई है। मूल कर्तव्य में नहीं दी गई है, प्रस्तावना में दी गई है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए ये चीज प्रस्तावना में दी गई है। और मूल अधिकार में भी दी गई है समानता की बात, अवसर की समानता होगी सबको। सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16, तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। प्रस्तावना में भी है, मूल अधिकार में भी है, नीति निर्देशक तत्वों में भी है दोस्तों, ठीक है। अब अगला है संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत दंड विधि के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार, ये तो सही स्टेटमेंट है, तो नहीं पूछा है, ठीक। गिरफ्तारी के 30 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत, गलत है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा।
और देखिए अगला देखते हैं, पुलिस हिरासत में दिए गए बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती। मतलब वही तो है, पुलिस हिरासत में मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसीलिए IR कोहेल्लो या सेलो बनाम तमिलनाडु केस आया था 2007 में, जिसमें ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट को प्रतिबंधित कर दिया गया था, है कि नहीं, ये ध्यान देना है। उसका डी ऑप्शन नया मिल रहा है, तुरंत नोट करिएगा। 15 वर्ष से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। दोस्तों ये भी स्टेटमेंट सही है। मतलब 15 वर्ष से कम उम्र का यदि कोई बालक होगा या तो कोई महिला होगी, उससे केवल और केवल थाने में सवाल पूछने के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। दोस्तों ठीक। धार्मिक स्वतंत्रता किन आधारों पर निर्बंधन आरोपित किया जा सकता है? तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, तीनों स्टेटमेंट सही है, तो सभी सही हम जाएंगे। ठीक। भारत में धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा कथन गलत है? अंतःकरण की स्वतंत्रता किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। यह धार्मिक और पूर्त प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण की स्वतंत्रता भी देता है। दोस्तों ठीक। यह अधिकार लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन है। अभी ऊपर वाले में पढ़े थे, है कि नहीं, कि इन्हीं आधार पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित हो। गलत बात है, युक्त निर्बंधन है तो कानून तो बना ही सकता है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया दोस्तों, है कि नहीं। तो डी स्टेटमेंट आंसर सही होगा। ठीक। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। धर्मनिरपेक्षता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है और राज्य द्वारा किया गया हस्तक्षेप सकारात्मक हस्तक्षेप होगा, है कि नहीं। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए राज्य कभी कभी हस्तक्षेप करते हुए धर्म में फैली बुराइयों का निषेध भी कर सकता है। अभी हम लोग देखे थे 3 तलाक वाला मुद्दा जो था, है कि नहीं, राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। पंथ निरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान में आरंभ से ही उल्लेखित था, ये गलत स्टेटमेंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था दोस्तों, ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है और गलत पूछा है। धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट दे सकता है, सही स्टेटमेंट है ये, कोई दिक्कत नहीं। गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त अधिकार में कौन सा कथन गलत? दोस्तों कई बार चीजें रिवाइज हो रही है, तो यही फायदा होता है एमसीक्यूज लगाने का। दोस्तों रट जाती हैं चीजें हम लोगों को, ठीक है, इसीलिए बहुत फायदा करता है, हमको भी फायदा किया है, आपको भी फायदा करेगा। दोस्तों गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार है, तो गलत पूछा है, तो ये स्टेटमेंट सही, ये आंसर होगा नहीं। 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना अनिवार्य है, ये भी स्टेटमेंट सही है। गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है, ये भी सही स्टेटमेंट है। कोई आपके साथ मार पिटाई नहीं कर सकता वहां। हिरासत के दौरान दिए गए बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। अभी ऊपर पढ़े थे, पुलिस हिरासत में दिया गया बयान सबूत के साक्ष्य के तौर पर प्रयोग नहीं होगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक, तो 4 जहां जहां होगा वही आंसर हो सकता है। तो 4 तो भैया सब में, मतलब 1 2 3 जहां होगा वो आंसर नहीं होगा, 1 2 3 यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक, 15 साल से कम उम्र के बालक या किसी भी महिला को सिर्फ पूछताछ के लिए थाने में बुलाया जा सकता। अभी ऊपर देखे थे 15 वर्ष से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को सिर्फ पूछताछ के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, तो इसका 4 और 5 सही हो जाएगा। संविधान में मिले अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अल्पसंख्यक अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 कल की क्लास में फिर एक बार रिवीजन किए थे। भारत के नागरिकों को जो विशिष्ट भाषा या संस्कृत के उन्हें अपनी भाषा, लिपि, संस्कृत के संरक्षण का अधिकार होगा है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है, सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कौन सा है? इसके तहत न्यायपालिका को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति दी गई। 5 प्रकार की रिट: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। संविधान में संशोधन करके इस अधिकार को छीना जा सकता है। मूल अधिकारों तथा मूल कर्तव्यों को इस अधिकार के अधीन लागू कराया जा सकता है। किस अधिकार के अधीन? अनुच्छेद 32 के अधीन। अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधीन क्या संविधान में संशोधन करके इसे छीना जा सकता? नहीं छीना जा सकता। और क्या पूछा है? सही है, उपयुक्त सभी नहीं सही है, केवल ए स्टेटमेंट सही है दोस्तों। मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों को इस अधिकार के अधीन लागू कराया जा सकता है। मूल अधिकारों को लागू कराया जा सकता है, मूल कर्तव्य को नहीं दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा।
कथन सत्य बताना, मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने हेतु नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। दोस्तों 28 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस में एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, उसमें नागरिकता की भी बात की गई थी, उसमें वयस्क मताधिकार की भी बात की गई थी। हम लोग पढ़ चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के सेशन में, हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल वाले में भी पढ़ चुके हैं, कराची अधिवेशन में भी 1931 में हुआ था, उसमें भी मौलिक अधिकारों के समावेशन की बात की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों का प्रावधान नहीं था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकारों को समाहित नहीं किया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकार, वो लोग कहां से हम लोगों के मूल अधिकारों के बारे में इतना चिंतित होंगे, है कि नहीं दोस्तों। तो कौन सा कथन सत्य है? एक कथन दोस्तों सत्य है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगली क्लास में वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, 64 क्वेश्चन वन लाइनर। दोस्तों आप ही सोचिए, जब एक टॉपिक से आप 100 क्वेश्चन बहुविकल्पी और 64 क्वेश्चन वन लाइनर सॉल्व करेंगे तो सब चीजें आपके दिलो दिमाग में बस जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों पढ़ाई इसी तरीके से होती है दोस्तों। खूब सेशन को रिवाइज करिएगा, जो नया टॉपिक मिले तुरंत अपने यहाँ नोट करिएगा नोटबुक में। दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।